आज चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति पर और हमारे साथ हैं चिराग पासवान। लेकिन चिराग पासवान के पास जाने से पहले आपको बता दूं कि बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का महत्व क्या है। लोग आखिर ये जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान को इतना इंपॉर्टेंस बिहार की राजनीति में क्यों दिया जा रहा है। उसकी वजह है कि यदि आप बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में देखेंगे तो एनडीए को 37.26% यानी 37.26% वोट मिले थे, जबकि आरजेडी को 37.23% वोट मिले थे। यदि संख्या के हिसाब से देखें तो इन दोनों के बीच केवल 12,000 वोटों का ही अंतर था। यानी नीतीश कुमार की जो सरकार है जेडीयू बीजेपी की, वो केवल 12,000 वोटों से अधिक है। यदि एलजेपी के 5.66% वोटों को देखें तो एलजेपी को मिले थे 23,83,797 वोट। कहां 12,000 के आंकड़े पर बैठ करके बीजेपी जेडीयू राज कर रही है। यदि यही आंकड़ा यदि हम आरजेडी के वोटों के साथ जोड़ दें तो आज के दिन बिहार में चुनाव करा लीजिए, ये सरकार चली जाएगी नीतीश कुमार की। इसलिए चिराग पासवान का महत्व है बिहार की राजनीति में। चिराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आप सुन रहे होंगे मैंने जो बताया आंकड़े, आपकी वोट और किस तरह 12,000 वोटों से महज जीत के सत्ता पे काबिज है। सबसे पहले आप ये बताइए, सिंबल की लड़ाई कहां तक पहुंची है? बंगला बचेगा या जाएगा? बंगला 100% बचेगा बाबा, उसमें कहीं कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं है। इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आप बोले, हम लोग पूरी तरीके से हम लोग मजबूत हैं। और इस बात को मैं स्पष्ट करता हूं बाबा आपके माध्यम से कि हम लोग की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 95%, 95% लोग ऐसे हैं जो आज की भी तारीख में मजबूती से, ना सिर्फ मेरे साथ, मैं तो खैर क्या ही हूं मेरे साथ, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे संस्थापक, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों के साथ खड़े हैं। अगर मैं प्रदेश अध्यक्षों का अगर मैं जिक्र करूं तो उसमें 36 में से एक तो अभी हम लोग बना नहीं पाए लद्दाख में, पर 33 में से 33 आज की तारीख में भी मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। आप हमारे पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जितने सदस्य देख लें, उसमें से हमारे जिला अध्यक्षों को देख लें, उसमें से 4 को छोड़कर बाकी सारे हमारे साथ खड़े हैं। तो अगर आप संगठन की बात करें, और मैं संगठन का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि किसी भी राजनीतिक दल का ढांचा उसका संगठन ही होता है और उसकी आत्मा उसका संविधान होती है। तो मुझे खुशी है और मुझे गर्व भी है इस बात का कि कुछ 5 महत्वाकांक्षी लोगों को अगर हम लोग छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी के जितने भी पार्टी के पुराने लोग हैं जिन्होंने पापा के साथ मिलकर इस मुहिम को चलाया था, जहां पर वंचित वर्ग को आगे लाने का उनका संघर्ष था, उसमें आज भी सब लोग उन्हीं की बनाई हुई पार्टी के साथ खड़े हैं। मेरा ये सवाल, अगला सवाल है कि जब आपने नीतीश कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे पिछले विधानसभा में, क्या बीजेपी की मूक सहमति थी? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप उसको सहमति बोलेंगे, असहमति बोलेंगे, बट हाँ, मैंने अपना पक्ष जरूर स्पष्ट रूप से उनके समक्ष मैंने रख दिया था। क्योंकि मेरे लिए बाबा संभव नहीं था कि मैं 15 सीटों पर चुनाव लड़ूं। 6 सांसदों की पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ती, मेरी पार्टी उसी दिन ही समाप्त हो जाती। हम लोग, एक जमाना था जब 150 पे लड़ते थे, करते करते 70-75 जब हम लोग यूपीए के साथ थे, उसके बाद 42 हम लोगों ने 2015 में 42 सीटों पर चुनाव लड़ा। और अब अगर मैं 15 सीटों पर लड़ता तो मेरी पार्टी समाप्त हो जाती। तो इस बात की जानकारी जरूर मैंने स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को दी थी कि एक कारण 15 सीटें, दूसरा महत्वपूर्ण कारण कि मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडे को नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से नकारना। किसी भी गठबंधन धर्म की परंपरा रहती है कि आप एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाते हैं। ये हम लोगों ने एनडीए 1 में भी देखा, यूपीए 1, यूपीए 2 में भी देखा। केंद्र में अभी नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार है। पर अगर बिहार में कोalition गवर्नमेंट की हम बात करते हैं तो एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनना चाहिए, जिसको इन्होंने साफ इनकार कर दिया। ये दूसरा कारण था। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा, आखिरी के दिनों में जिस तरीके से उन्होंने स्पष्ट तौर पर बोला था कि कुछ हो जाए नीतीश कुमार जी के साथ मत जाना, अकेले चुनाव लड़ना, क्योंकि उन्होंने हमेशा लोक जनशक्ति पार्टी को खत्म करने का काम किया। 2005 में जब हमारे 29 विधायक जीत कर आए थे, तब इन्होंने पार्टी को तोड़ा। 2005 में पुनः जब नवंबर में चुनाव हुए थे, तब हमारे जीते हुए तमाम विधायकों को जो तोड़ा, उसके बाद हमारे एमएलसी को तोड़ा, अभी हमारे सिटिंग विधायक को तोड़ा, और अब तो परिकाष्ठा इन्होंने कर दी कि पार्टी के साथ साथ परिवार को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया। तो पापा जो कहते थे कि पार्टी को ये तोड़ेंगे, वो सही भी हुआ। लेकिन चिराग, अब इन्हीं 2 पार्टियों की मूक सहमति आपके चाचा के साथ है। ये तो अब खुल के सामने है कि बिना बीजेपी के सहमति के तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। मुझे नहीं पता बाबा की ये सहमति बीजेपी की थी नहीं थी। और मैं ईमानदारी से बोलूं, मैं अब उस हैसियत में नहीं हूं
कि मैं किसी दूसरे पे उंगली उठाऊं, जब मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दे दिया। जब मेरे चाचा, जो मेरे लिए पिता तुल्य थे, आप जानते हैं बाबा, मेरे छोटे चाचा का निधन हो गया, मेरे पिताजी का निधन हुआ। मेरे लिए मेरे लिए मतलब पिता तुल्य नहीं, मेरे पिता ही थे पापा की गैरहाजिरी में मेरे चाचा। हर मार्गदर्शन के लिए उनसे, हर चीजों के लिए मैं उन्हीं की तरफ मैं देखता था, उन्हीं की तरफ मुख करता था। तो आज जब उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे बेटे के समान मेरा छोटा भाई जिसको बचपन में पढ़ाया, उसके स्कूल जाता था, पीटीए में रिपोर्ट कार्ड साइन करता था, जब उसी ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो मैं किसी पे क्या ही उंगली उठाऊं कि जदयू ने ऐसा किया या बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, नहीं किया। जब अपने ही नहीं साथ दिए तो दूसरे पे नहीं, क्या ही सवाल करूं। आप सही कहते हैं। बिहार वगैरह में होता है कि जब बाप मर जाता है तो चाचा को ही लोग गार्जियन मानता है और चाचा ही जमीन हड़प लेता है। ये बिहार में बहुत बड़ी बीमारी है। चलिए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पिछले चुनाव में आपने खुल के कहा कि आप मोदी जी के हनुमान हैं। आपको आज बुरा लग रहा है कि जब हनुमान पे संकट आया तो राम ने मदद नहीं की। देखिए, मैं उम्मीद है मुझे कि संभवतः राम, जब हनुमान का जब राजनीतिक वध हो रहा हो, ऐसे में राम खामोश रहेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं। उम्मीद अभी भी है, बट आज की तारीख में अब मेरी प्राथमिकताएं बहुत बदल गई हैं बाबा। आज जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो आज मैं किसी दूसरे पर उम्मीद लगाकर नहीं बैठा हूं। भले वो मेरे राम हो, प्रधानमंत्री हो, देश के कोई भी हो, मैं किसी पर उम्मीद लगाकर नहीं। मेरी उम्मीदें अब सिर्फ मुझसे है, अपने से है और मेरे बिहार के लोगों से हैं, बिहारियों से। इसीलिए मैंने आशीर्वाद यात्रा की भी मैंने शुरुआत की, और 8 तारीख से 8 अक्टूबर को ये आशीर्वाद यात्रा पापा के जन्मदिन के दिन से मैं शुरू करूंगा। बट 8 अक्टूबर को, जिस दिन पापा का निधन हुआ, उस दिन से एक पद यात्रा की भी मैं शुरुआत करूंगा, और पूरे प्रदेश को पैदल घूमकर, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, व्यक्ति व्यक्ति से मिलकर, बस अब उनका आशीर्वाद चाहिए। अपनों ने साथ छोड़ दिया, अब बस उन्हीं पे ही उम्मीद है मेरी, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो आगे जिंदगी अच्छी जाएगी, नहीं मिलेगा तो जैसे आज ठोकर खाई है आगे भी खाएंगे। चलिए, आप पदयात्रा करेंगे, बहुत अच्छी बात। लेकिन क्या हम माने कि हनुमान का मोह भंग हो गया है राम से? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता। जैसा मैंने कहा कि विश्वास है मुझे, पर आज की तारीख में मेरी वो प्राथमिकता नहीं है। मैं अभी एक लंबी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, कानूनी दस्तावेज तैयार कर रहा हूँ। स्पीकर साहब ने जिस तरीके से रातों रात मेरे पार्टी के 5 सांसदों के कहने पर नेता सदन चुन लिया मेरे चाचा जी को, तो ये अभी तमाम तरीके की लड़ाई है तो स्पीकर महोदय के पास। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल तो इसलिए इसलिए है। अब इतना खोल के आप ढके छुपे जवाब दे रहे हैं, मैं खुल के आपसे पूछ रहा हूं कि जो कुछ हुआ, स्पीकर साहब ने किया, ये सब तो कहीं ना कहीं से तो सहमति बन रही है ना? जानकारी का अभाव भी हो सकता है। मैंने स्पीकर महोदय को बोला कि आप 200 पार्टियों को आप हेड करते हैं लोकसभा में, संभवतः और यकीनन संभव नहीं है कि आप हर पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को आप जाने, बट मेरी पार्टी का संविधान ये कहता है कि नेता सदन आप किसको चुनते हैं, ये लोक जनशक्ति पार्टी का संसदीय बोर्ड ही डिसाइड करेगा, और ये अधिकांश पार्टियों की प्रैक्टिस रही है। अभी बाबा, जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चीफ में बदले गए भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल जी, जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी जगह राकेश सिंह जी को बनाया गया। तो सांसद तो नहीं गए थे ना भाजपा के आदरणीय माननीय अध्यक्ष जी के पास, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के पास, उनकी पार्टी ने लिख के दिया। और बल्कि इनकी रूल बुक ऑफ द पार्लियामेंट भी यही कहती है, अपेंडिक्स 4 का सब क्लॉज 2F क्लियरली ये बोलता है, लीडर इज अ पर्सन चोजन बाय द पार्टी। तो पार्टी चुन के भेजती है, तो उसमें रातों रात इस तरीके का, बट बहरहाल मेरी उम्मीद है स्पीकर साहब उसको रिव्यू करेंगे, डिसीजन को बदलेंगे, नहीं बदलेंगे तो अगले हफ्ते हम लोग न्यायालय जाने की तैयारी में है पूरी तरीके से। अब आप बिहार के सड़कों की खाक छानेंगे। तेजस्वी ने आपको अपने पास आने का न्योता दिया है, और इस आपके इंटरव्यू में दिखाने के पहले मैंने एक ग्राफिक्स चलाया था कि किस तरह ये जो सरकार है केवल 12,000 वोटों से ही दूसरे महागठबंधन से आगे है, और आपके करीब हम वोट जोड़ दें तो बहुत अंतर आ जाता है। क्या आप इस ओर सोच रहे हैं? देखिए, अभी ईमानदारी से, जैसा मैंने कहा कि मेरी प्राथमिकताएं अभी ये नहीं है, अभी कोई चुनाव नहीं है बाबा सर पे कि मैं कोई बहुत ज्यादा अलायंसेस को लेके चिंता करूं या उसको लेके चर्चा करूं। अभी अपनी पार्टी को पुनः रीबिल्ड करना है, स्क्रैच से उसको दोबारा उन ऊंचाइयों तक लेकर जाना है जहां पे पापा लेकर गए थे। मैं तेजस्वी उनको अपना छोटा भाई मानता हूं, और ये कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं कि तेजस्वी मेरे छोटे भाई की तरह है। पापा और लालू जी हमेशा अच्छे मित्र रहे हैं, और बचपन से मेरे उनसे संबंध अच्छे रहे हैं, और यही संबंध मेरे अक्रॉस द पार्टी लाइन रहे, जैसे पापा के रहते थे। तो उसी नाते हम लोग बात जरूर करते हैं। हाँ, बट हाँ, अभी कोई ऐसा निर्णय कि मैं अलायंस चेंज कर लूं या वैकल्पिक गठबंधन की तरफ सोचूं, मुझे नहीं लगता कि अभी वो समय है या अभी ऐसी जरूरत है। चलिए, एक और सवाल पूछ देता हूं इसी पर। आरजेडी आपके पिता की जयंती पर श्रद्धांजलि सभाएं
करने जा रही है। क्या कमेंट है आपका? नहीं, मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। और ये कहीं ना कहीं हम लोग के संस्कारों में है बाबा, आप भी बिहार से हैं, जानते हैं आप इस बात को कि हम लोग के संस्कारों में है कि आप किसी को चाचा बोलें, पापा बोलें, मझला पापा, छोटा पापा, पिता तुल्य। आपके संस्कार वही रहते हैं जो आप अपने पिता को जैसे आप सम्मान देते हैं। तो मेरा जो मेरे पिताजी के लिए रहा, लालू जी के लिए भी वही सम्मान है, मैं नीतीश जी के लिए भी, क्योंकि वो उम्र में मुझसे बड़े हैं, उनके लिए भी मेरा वही सम्मान है, वही आदर है। मैं उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ, व्यक्ति विशेष का नहीं करता। उनकी नीति से मैं सहमत नहीं हूँ, बट उनके लिए मेरे मन में वही सम्मान है। तो ये संस्कारों में ही है हमारे। और तेजस्वी के लिए भी मेरे पिताजी उनके पिता के ही समान थे। तो अगर वो उनको इस तरीके से सम्मान दे रहे हैं तो खुशी होती है एक बेटे के नाते, कि हमारे जो मित्र, पिताजी के जो मित्र रहे, उनकी अगली पीढ़ी भी मेरे पिताजी को वही सम्मान दे रही है। चलिए, आप नीतीश कुमार को भी सम्मान देते हैं, लेकिन वो वैसे नेता हैं जो कभी कुछ चीजें कभी भी नहीं भूलते हैं। शायद उसी के, आपको मालूम ही होगा, अब ये तो इस पूरे टूट के पीछे कौन है, ये इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। चलिए, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहता हूं, ये जो कुछ हुआ आपके परिवार में, उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? जैसे मैंने भी एक ट्वीट किया था कि जब बिहार में कोई दिल्ली आके रहता है और उसका पिता गुजर जाता है तो उसकी जमीन पे कब्जा हो जाता है और उसके घर वाले ही करते हैं। कुछ आपके साथ भी ऐसा हुआ, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? मेरे लिए ये, मुझे लगता है शायद मेरी जिंदगी के सबसे दुखद क्षणों में से एक है। एक वो दौर था जब मैंने अपने पिता को खोया, और मैंने इस बात को कहा था बाबा कि मैं अनाथ उस दिन नहीं हुआ कि जिस दिन मैंने अपने पिता को खोया। उस वक्त मेरे ऊपर मेरे पिता तुल्य चाचा का साया था, उनका हाथ था मेरे ऊपर। अनाथ में सही मायनों में आज हुआ हूं जब मैंने उनका भी हाथ अपने सर से खो दिया। तो जब वही मेरे साथ नहीं रहे, मेरा भाई मेरे साथ नहीं रहा, तो अब इससे बुरा और मेरे साथ क्या हो सकता है। पर फिर वही है कि यही मेरा विश्वास भी जताता है कि कम से कम बिहार की वो जनता तो है। आप ही ने खुद ही आंकड़े बताए, लगभग 25 लाख के करीब वो लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया पिछले चुनाव में, मेरे उस वक्त के दुख के समय में जब पिताजी का निधन हुआ। उम्मीद करता हूँ आज घर घर जाऊंगा, हर बुजुर्ग, हर जी, माता बहन से आशीर्वाद मांगूंगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो जिंदगी आगे और बेहतर होगी। चलिए, चिराग, खत्म करने के पहले मैंने पिछले दिनों शत्रुघ्न सिन्हा साहब का एक इंटरव्यू किया था, उन्होंने आपके बारे में क्या कहा वो सुन लीजिए और उस पर एक कमेंट दे दीजिए। चिराग पासवान के साथ जो कुछ हुआ है उसको आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं? बिहार में एक कहावत है कि यदि आप प्रदेश में रहते हैं और आपका बाप गुजर जाए तो आपकी जमीन पे कब्जा हो जाता है। बिल्कुल, हाँ, ये कहावत तो है हमारे बिहार में। मुझे बहुत दुख हुआ है जिस तरह से घटनाक्रम में परिवर्तन हुआ है, खासकर हमारे अपने बिहार में और हमारे अपने चिराग पासवान के साथ। चिराग पासवान लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है। अपने पिताजी से, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से बहुत अच्छी ट्रेनिंग हासिल की। तो भारत के प्रधानमंत्री जी से, जिनके हनुमान हुआ करते थे और हनुमान की घोषणा हुई थी चिराग पासवान के लिए, मैं समझता हूं उनको खासकर कम से कम यहाँ तो सामने आए और यहाँ आके सामने उस परिवार का जो ये है, अभी आज जो मुंबई की भाषा में जो लफड़ा बोलते हैं, चाहे वहां के बिहार में जो संघर्ष बोलेंगे कि जमीन हथियाने ना दें, जो चिराग जो डिजर्व करता है वो उसे जरूर मिले। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। चिराग, लास्ट वर्ड। देखिए, शत्रुघ्न जी भी मेरे लिए मेरे पिता तुल्य ही हैं, और उनके मेरे पिता से बहुत अच्छे संबंध थे। अक्सर इन्होंने एक बात कही, इनका नाम शत्रुघ्न है और पिताजी के नाम में राम आता है, तो ये सही में रामायण को भी अगर आप देखें तो उसमें दोनों भाई के समान ही है। मेरे सर से एक हाथ गया, बट ऐसे जब हाथ मेरे सर पर आते हैं अच्छा लगता है, हिम्मत बनती है। मैं इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे एक चाचा मुझसे गए तो कम से कम दूसरे चाचा का आशीर्वाद तो मुझे मिला। चलिए, यहीं पे खत्म करते हैं। चिराग पासवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आप रोड शो या बिहार की यात्रा करने वाले हैं। एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला, धन्यवाद।